कि अगर आपके मन में दो चार डाउट है कि ये चैप्टर छोड़ देता हूं या ऐसे कर लेता हूं, तो ये एक टॉपिक छोड़ देता हूं, तो देखो, नीट का पेपर हो, जेईई मेन का पेपर हो, पेपर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आता सिलेबस सही है, ठीक है ना, सारे सवाल सिलेबस से आएंगे, लेकिन पेपर का पैटर्न क्या होगा, कहां से क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल पूरा पेपर होता है। अगर आप उस पेपर का 45 क्वेश्चन में से आप देखेंगे 30, 35, 40 क्वेश्चन कहां से आएगा, तो बेटा हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे सवाल बन सकते हो, पीवाईक्यू बेस्ड। नीट 2025 में भी आप मुझे इतना बता दो कि 60-70% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था कि नहीं? 60% पेपर, 60% पेपर, वो 60% पेपर जो पहले कर लेगा टाइम लिमिट के साथ, उसी का सिलेक्शन। तो मैं आपको दो तीन बातें कहना चाहता हूं बस, कि कंप्लीट सिलेबस में कोई चैप्टर, कोई भी टॉपिक गलती से भी स्किप मत करना। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक गलती से स्किप मत करना। अगर तुम्हारा कोई टॉपिक छूटा हुआ है या कोई टॉपिक हार्ड जा रहा है, तो उसका कम से कम बेसिक बात पढ़ लो। अब पूरे सिलेबस पे आपने पीएचडी किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एक चैप्टर पे आपको पीएचडी करने का समय नहीं है, तो उसको अच्छे से कर लो, बड़े आराम से पेशेंटली उसको कवर करो। उसमें नहीं टाइम मिल रहा है तो कम से कम फॉर्मूला पर बेस पीवाईक्यू करो। टाइम नहीं मिल रहा तब की बात बोल रहा हूं मैं। मान लो हो सकता है कि आपके 2-3 चैप्टर छूटे हुए होंगे या बैकलॉग होगा, तो यहां से परेशान नहीं होना। आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बशर्ते क्या है कि आप बाकी के चैप्टर बहुत अच्छा करो और ये वाला आप बहुत अच्छे से बेसिक फॉर्मूला और पीवाईक्यू लगा लो। अगर वो चैप्टर छूटा हुआ है तो कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है, ठीक है, कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है। दूसरी बात, पीवाईक्यू पैटर्न आज भी बहुत रिलेवेंट है। कई लोग सोचते हैं कि पीवाईक्यू पैटर्न हमें नीट के पीवाईक्यू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आपको सबसे पहले रिवीजन थ्योरी का करके नीट के पीवाईक्यू पे कमांड कर लेना चाहिए। और जब आप करोगे नीट के पीवाईक्यू पे कमांड, तो आपको लगेगा कि अरे यार यही सवाल है। 90% सवाल नीट के पीवाईक्यू एकदम बेसिक लेवल के होते हैं, जो हमने क्लास में कवर किए, एकदम स्टार्टिंग वाले सवाल आपको कराए, ठीक है। तो अच्छे से पहले नीट के पीवाईक्यू 100% कवर करो। 60% पेपर, 65% पेपर यही से आएगा। देखो, कभी भी मैं जब कहता हूं कि देखो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पिछले 40 सालों में आए हैं, 20 सालों में आए हैं, एआईपीएमटी हो, एम्स हो, नीट हो, पिछले 20 सालों में अगर रोटेशन के 50 सवाल है तो 20 सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे। इससे क्या प्रेडिक्ट करोगे कि हर साल 2-3 सवाल आता है तो एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ जाएगा? तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुम भी देख सकते हो पीवाईक्यू का पैटर्न। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबल और हाईली प्रोबेबल क्या है, उस कंटेंट को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, नहीं तो 45 में से 45 करने के चक्कर में आप 45 में से 30 भी नहीं कर पाएंगे। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 45 के 45 करने के चक्कर में शायद आप 45 में से 30 भी नहीं कर पाएंगे, वहां पे एग्जाम प्रेशर और टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो मैं बस कह रहा हूं कि तरीका समझो, अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में बांटो। सबसे पहली बात समझिए, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। नीट के पीवाईक्यू पे पूरा चैप्टर रिवीजन करते के साथ साथ लगा लो, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज लेंदी वाले सवाल बहुत हो सकते हैं। देखो, ये नीट का पेपर है, नीट के पेपर में मैथमेटिकल टफ अगर बहुत सवाल आ गया, जैसे लास्ट ईयर भी 2-3 क्वेश्चन थे, उस 2-3 क्वेश्चन में आपको 2-3 मिनट लग जाएगा, तो पहले अटेम्प्ट करके तुम अपना 2-3 मिनट खराब कर लोगे, तो उसमें तुम्हारा टाइम चला जाएगा, बाकी पर प्रेशर बन जाएगा, और लास्ट के क्वेश्चन में हो सकता है इतना प्रेशर बन जाए कि वहां पे आप सिली मिस्टेक कर दो आसान सवाल में। तो आसान या टफ करने में एक सवाल करने में 4 नंबर ही मिलता है। तो आप सबसे पहले नीट के पीवाईक्यू पे कमांड कर लीजिए। 50-60% पेपर वहां से आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी टफ हो जाए, लेकिन सिलेबस से तो क्वेश्चन बनेगा। 50-60% वहां से बन ही सकता है, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करना है। इसके लिए मैंने क्लास में बहुत सारे लैंग्वेज वाले कराए हैं, आपको संघर्ष असाइनमेंट दिए हैं, और मैं क्वेश्चन शीट आपको दूंगा। अभी रुक जाइए, आप जो सिलेबस करिए, उसके बाद सारी प्लानिंग है, टेस्ट देना है आपको। जेईई मेन के मैंने बहुत सारे क्लास में सवाल कराए और असाइनमेंट दिए हैं, तो कम से कम आप जेईई मेन का असाइनमेंट कर लीजिए। जेईई मेन का असाइनमेंट कर लीजिए, जो असाइनमेंट मैंने जेईई मेन पे बेच दिया है, उसमें जेईई मेन लिखा हुआ है, वो कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, कितने ईयर के पीवाईक्यू? 10 ईयर के तो करने ही है मिनिमम, आप 12-13 के कर लो। रिवीजन थ्योरी बेस्ड कांसेप्ट फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम्स लिख के रिवाइज करो। जैसे मैं बोलूं कि वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, तो वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी कांसेप्ट, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सीओमी का कांसेप्ट कब लगता है, सीओमी के 1-2 सवाल, और पावर का कांसेप्ट मुश्किल से एक पेज में आप 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम लिमिट के साथ टेस्ट दो, वो भी फुल सिलेबस। अभी नहीं दोगे तो कम से कम 5-7 दिन बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो फुल सिलेबस आपको टेस्ट देना है टाइम लिमिट के साथ। होता क्या है कि आप घर पे तो बहुत आराम से करते हो, लेकिन टाइम लिमिट के साथ आप ये नहीं कर पाते हो, तो टाइम लिमिट के साथ पेपर दो। अब यहाँ पे पेपर 2 तरीके के आपको देने चाहिए, एक पेपर जो नीट 2024 के पैटर्न वाला हो, और एक पेपर जो थोड़ा टफ। तो ये दोनों तरह के पेपर मैं आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे हर तरह के आप पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाए। आपको सब कुछ पढ़ना है, मैंने यही लिखा है, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, मैंने यही लिखा है, लेकिन सब कुछ डिटेल में पढ़ते पढ़ते एक प्रायोरिटी होती है, पहले क्या करना है। अब सब कुछ डिटेल में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि कोई एक चैप्टर में पीएचडी करते रह गए और 4 चैप्टर मेरा छूट गया, तो बताओ ये कितना डेंजरस होगा आपके लिए, कितना डेंजरस होगा आपके लिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको सारे टॉपिक सब पे पीएचडी करना है, खूब सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करने हैं, टाइम लिमिट के साथ टेस्ट देना है, लेकिन पैरेलली आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 20 साल में हर साल एक सवाल बना है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आपको ये तो पीएचडी करना चाहिए इस पे। अगर मैं लिख दूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम, मैं लिख दूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर साल एक सवाल बनता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो इन सब चैप्टर को आपको टॉपिक को ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कम से कम ये करके आप ये तो हो जाएंगे कि ठीक है भाई, हमने अपना तैयारी का एक पार्ट 10%, 20% हिस्सा लगा के इस पर हमने पीएचडी कर लिया। लैंग्वेज वाले के लिए मैं कह रहा हूं ना, मिस्टर फिक्स वाले पीडीएफ मैंने अपलोड करा दी और करा दूंगा।
मिस्टर फिजिक्स वाले पीडीएफ से क्वेश्चन करिए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहां से आपकी पूरी पीएचडी हो जाएगी, उस पर कम क्वेश्चन नहीं है, लगभग 6000 के आसपास है, 200-400 कम होगा तो होगा, लगभग 6000 के पास। तो हर चैप्टर का ये लगा लीजिए और नीट की पीवाई को लगा लीजिए। पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, बड़े ध्यान से अपनी पूरी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप यहां तक पढ़ते हुए और आए हो, कॉन्फिडेंस रखो, डिमोटिवेट मत हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस से तैयारी करो, ठीक है।